से कोलकाता के उस समाज के साथ बैठे हैं जिसका इतिहास अपने आप में ही ऐसे शख्सियतों के साथ जुड़ा हुआ है जिसने केवल इस राज्य को ही नहीं अपितु पूरे देश को एक अलग पहचान दी। आज मेरे को जाने का मौका मिला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उस पवित्र भूमि पे, उनके जन्मस्थल के पास, और वंदे मातरम जिसके जयघोष ने पूरे भारत की आजादी के समय में एक एक भारतीयों को ऊर्जा दी, उत्साह दिया। और हम कह सकते हैं कि पूरे उस समय की जो क्रांतिकारी ब्रिगेड रही उसने वंदे मातरम के एक शब्द से ही अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। और आज हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत को समाप्त करने के लिए वीर बलिदानियों के जयघोष में जो शब्द था वो वंदे मातरम था। और उस शब्द ने तो देने वाले शब्द की कहीं न कहीं इस पवित्र भूमि से आते हैं। पश्चिम बंगाल को मैं हमेशा मानता हूं कि एक शब्द कहा जाता है यहाँ के लोगों के सम्मान में, भद्र लोग। पूरे देश में इस शब्द का प्रयोग केवल पश्चिम बंगाल में होता है, बाकी जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कहीं बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन समाज का ऐसा भद्र लोग शब्द से ही बहुत कुछ आता है जो भारतीय संस्कृति को लेके चलने वाला, विरासत को लेके चलने वाला, भारतीय कला को लेके चलने वाला। और जब मेरा कोलकाता राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा 2010 से आना हो रहा है, एक राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली थी, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा, और 370 धारा को समाप्त करने के लिए जो यात्रा निकली, बहुत पहले उस शब्द को यहीं के अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब आवाज दी कि नहीं 370 धारा समाप्त होनी चाहिए, तो उसके बाद हमारी पार्टी ने कई बार उस पर आंदोलन किया। और एक आंदोलन उसी में 2010 में, मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था, तो उस नाते मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, उस कार्यक्रम को नेतृत्व करने का मौका मिला। मेरे उस समय के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। तो उस समय से लेकर अभी तक कई बार आना हुआ, लेकिन समाज के इस वर्ग के साथ अलग अलग तरीके से मैं पिछले बार भी बैठा था। लेकिन जितनी रूटेड है, चाहे वो कोई अगर संगीत से जुड़ा है तो उसकी कई पीढ़ी संगीत से जुड़ी, कोई अगर कला से जुड़ा हुआ है तो उसकी पीढ़ी कला से जुड़ी है। जनरली देश के कई प्रांतों में ये हुआ है कि एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को कला दिया, अपने गुण दिए, लेकिन बाद की पीढ़ी ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल, खास करके कोलकाता का ये इलाका, कुछ हद तक कल्चर में काशी के लोगों का एक कल्चरल जो चीजें हैं उसको लोगों संजो के रखा। मिथिला में हमारे यहाँ जो बिहार का जो पार्ट है मिथिला, जो कई बार यहाँ पर माइग्रेशन करके लोग आए, वो लोगों ने भी अपनी संस्कृति को बहुत हद तक संजो के रखा। तमिलनाडु में हम कह सकते हैं कि तमिल समाज ने भी अपनी संस्कृति को, अपनी विरासतों को बहुत संभोल के रखा। लेकिन मैं मानता हूं कि संभाल के रखना और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाना कहीं ना कहीं इसका
सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग के बीच में जाता है कि आप लोगों ने इसको बहुत संजो के रखा है। और मैं मानता हूँ कि जिस कल्चर से यहाँ खेल, कला, संगीत, जिसका एक पहली पहचान अगर भद्र लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के आयाम, अब धीरे धीरे समय बदला, कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ रिसर्च करने गए, कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस राज्य को ही नहीं इस पूरे देश को अलग पहचान दिलाई। और उसने रिच वैल्यू वाले जगह पर आकर कोई संदेश मैं दूं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सूरज को दिया दिखाने तरफ हो जाएगा। मैं तो केवल आज आपके बीच में बैठने आया। मुझे जो राजनीतिक जीवन में मैं 2006 में आया, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद मेरा आना हुआ। लेकिन अब जिस फोरम पे हम बैठे हैं, निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति पे थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन मैं उस चर्चा को केवल आपके लिए छोड़ दूंगा। परिस्थिति मैं बताऊंगा, निर्णय आप करेंगे। क्योंकि आप इतने जागरूक हैं, चीजों के इतने जानकार हैं कि मैं किसी चीज को बता दूं तो मेरे कहने से वो पूरा अर्थ नहीं लेगा, जब क्योंकि आप खुद हमसे बेहतर समझते हैं। लेकिन आज जिस परिस्थिति में मेरे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस रूप में इस देश को लेके आगे चल रहे हैं, निश्चित रूप से 2014 के बाद का भारत, मैं कुछ चीजें ऐसे बोलूंगा जो आपको ध्यान में आएगा। 2014 के बाद का भारत में बहुत बदलाव आया। पहला बदलाव मैं मानता हूं कि जनधन खाता, पता नहीं आप इसको कैसे लेते हैं, मैं उस व्यक्ति और उस परिवार से कई लोगों से मिला जिसके घर में बैंक का अकाउंट नहीं था। बाद में वो आंकड़ा 44 करोड़ तक गया। एक समय था लोगों ने इसकी हंसी भी उड़ाई, बैंक खाता खोलने से क्या होगा, लेकिन बैंक के उस जनधन खाते में एक गरीब का कितना सम्मान बढ़ाया, जो उस परिवार से मिलने से पता चलता है। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री जी ने उस जनधन खाते को गरीब के लिए योजनाओं को उस माध्यम से भेजना शुरू किया, जिसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम कहते हैं। एक समय था इस देश में लोग, देश के प्रधानमंत्री ही कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज उस जनधन खाते के माध्यम से किसी भी योजना हो, चाहे राज्य की हो या केंद्र की योजना हो, 1 रुपया चलता है तो उस गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंच जाता है। तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों में मैं इसी एक चीज को कहूं कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, तो मैं मानता हूं, इसको मानता हूं। कई चीजें हुई। एक सबसे बड़ी जो घटना, मैं भी इसमें दूसरी चीज जोड़ता हूं, मैं अपने राजनीतिक जीवन की ही कुछ बातें बता रहा हूं। कोई मैं अब मेरे मूड में आया था कि लोगों से कहा गया कि मुझे केवल मिलकर गप करना है, ये माइक वाला विषय और मंच का विषय मेरे ध्यान में नहीं था, इसलिए मैं जो ध्यान में है मैं वही बता रहा हूं। 2012 में जिस यात्रा को लेकर मैं यहां से कश्मीर गया था, 22 जनवरी 2011 में मैं कश्मीर के लाल चौक गया और वहां पर पार्टी के कार्यक्रम के आयोजन के हिसाब से 26 जनवरी को तिरंगा फहराना था। मैं जब लाल चौक में वहां के आईजी से मिलने गया और मिल के मैंने कहा कि हमारी पूरी टीम आ रही है, हम लोग यहाँ पर लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। आप सबको जान के कई बातें आश्चर्यचकित करेगा। मैं जब वहां पर खड़ा होकर मिलने के बाद जब मैं आया
तो उसी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और वहां की बैठी हुई सरकार या दिल्ली की बैठी हुई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग का आंदोलन हुआ, कार्यक्रम हुए, जो होना था होता है। भारत के तिरंगे को छिपा कर ले जाना पड़ा कश्मीर में। ये वस्तु स्थिति, ये हकीकत है। ये बात कोई पुरानी नहीं, 2011 की है। जम्मू में पेपर छपता था, कश्मीर में पेपर नहीं छपता था। जम्मू में पेपर जो छपता था, उस पेपर के थाक में लिफाफे में डालकर हम लोग तिरंगा भेजे थे जम्मू से कश्मीर में, ताकि 26 जनवरी को तिरंगा वहां पर निकाला जाए। ये स्थिति अपने ही भारत की है। और हम लोगों ने इसलिए ये किया क्योंकि एयरपोर्ट पे एक एक व्यक्ति जो उतरता था उसकी तलाशी होती थी, कहीं भारत का तिरंगा लेकर नहीं आ रहा है। ये कश्मीर की कहानी है, 2011 की। 22 जनवरी की मैं डेट बता रहा हूं। और उसके बाद तिरंगे को किसी तरह हमारे जो लड़के गए छिपा के किसी तरह तिरंगा लाल चौक पे लहराने का प्रयास किया। लेकिन मैं उन बातों को छोड़कर जब अब देखता हूं तो वही कश्मीर का लाल चौक जब पूरे तिरंगा पर लहराया हुआ नजर आता है तो एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती है कि मेरे नेतृत्वकर्ता ने इतना बड़ा परिवर्तन जरूर किया है। मैं इसलिए बातों को कहा कि ये हमारे रूटेड बातें हैं। परिवर्तन तो बहुत कुछ है, मैं रोड गिनाऊं, मैं बिजली गिनाऊं, मैं पानी गिनाऊं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक एक व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। मैंने गुवाहाटी से तवांग की भी एक यात्रा की। 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए 50 साल पूरा हुआ था 2012 में, तो गुवाहाटी से तवांग की यात्रा की। मैं उस घटना का भी विषय आपके ध्यान में रखने जाता हूँ। जब मैं उस यात्रा में था तो हमारे पार्टी के समन्वयक जी, रंजना जी, सब कोई आए थे। यात्रा शुरू हुई तो मैं जब देखने गया पहले तैयारी में, तो वहां पर पूरी तेजपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूरी मिट्टी की सड़कें तवांग बोमला तक थी, बॉर्डर तक। 2012 की बात है, वहां तक मिट्टी की ही सड़कें थी। तो मैं गया वहां पर, पूछा लोगों को, मिलिट्री के लोगों से मिला, क्या बात है यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर है। तो हम बोले भाई कि आप लोग सड़क क्यों नहीं बनाते इधर? आप लोग मिलिट्री के लोगों से मिले, कैंप में गए, वहां पर वार मेमोरियल भी है तवांग में। तो मैं मिला उन लोग से, तो मैं पूछा कि क्यों नहीं सर? तो नहीं, हमारी सर हम लोग को इजाजत नहीं है। तो मैं वहां पर जब बोमला के बॉर्डर पे खड़ा हुआ तो देखा कि चाइना के बॉर्डर तक पक्की सड़कें बनी हुई है और हमारी तरफ से करीब 200 किलोमीटर से नीचे से ही कच्ची सड़कें हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई तो मैंने पूछा, तो सैनिक ने कहा कि नहीं, हमारी सरकार ने हमको इजाजत नहीं दिया है। हमने क्यों नहीं इजाजत दिया, क्या कारण है? तो हमारी सरकार को ये डर है कि अगर हम पक्की सड़कें बना देंगे तो चाइना हमारे देश के सैनिक घुस जाएंगे। ये हमारे ही देश की, हमारी ही सरकार की सोच 2012 की थी। समय बदला, सरकार आई, 2014 ये आया और 2014 के आने के बाद आज वही तवांग का बॉर्डर, वही बोमला का बॉर्डर, पूरी पक्की सड़कें हैं, एयरबेस भी बन चुका है। ये सरकार और नेतृत्वकर्ता की सोच है। आज हमारा सैनिक वहां खड़ा होकर फख्र से कहता है कि मेरी सरकार ने ये हमको। तो मैं इसलिए 2-3 बातें बताया जो मेरे खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि समाज को देखने को, अपने अपने चीजों को तोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। कश्मीर की आवाज हो सकता है कलकत्ता तक ना पहुंचे, कन्याकुमारी तक नहीं पहुंचे, पर अपने देश की बातें हैं, जानना जरूरी है। तवांग, बोमला, अरुणाचल ऐसा क्षेत्र है, इतना सुंदर। हम लोग कहते हैं ये कश्मीर, अरुणाचल की वादियों में चले जाइए, दार्जिलिंग तो आपका ही क्षेत्र है। ऐसे ऐसे 10 दार्जिलिंग और कश्मीर बने हुए हैं। हम लोगों ने उसको सजाया नहीं, संवारा नहीं। आज नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं है जहां पर डेवलपमेंट के लिए पिछले 12 वर्षों में काम नहीं हुआ। इसलिए मैं इस बातों को कहा कि हम
आज इस फेज में आए हैं तो आपके सामने कुछ देश की परिस्थिति आपके सामने है। निर्णय आपको करना है। समाज के साथ बैठे हैं तो समाज को निश्चित रूप से एक ऐसा अग्रणी समाज है जो दूसरों को दिशा देता है। इस समाज को देखकर, इस समाज की वर्किंग को देखकर या आपके साथ काम करने वाले लोग को कहते हैं कि ये समाज जिस दिशा में सोचेगा उस दिशा में ही सोचना चाहिए। और उसमें भी बंगाली कल्चर सबसे ऊपर है। हम लोग ये भी मानते हैं, एक तो सामाजिक दृष्टि से और दूसरा बंगाली कल्चर। मॉडर्न कल्चर में सबसे अधिक किसी कल्चर को मॉडर्न कहा गया तो बंगाली कल्चर को कहा गया। बाकी जितने भी कल्चर हमारे हुए उसमें मॉडर्नाइजेशन सबसे अधिक बंगाली कल्चर में आया। हम लोगों ने रियलिटी को सबसे पहले समझा, परिवार के भाव में, और भविष्य की जिम्मेवारियों को हम लोगों ने अपने बच्चों को पहले जिम्मेवारी देने का तरीका समझा। तो मैं मानता हूँ कि बंगाली कल्चर अपने आप में मॉडर्न है, नई चीजों को बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है, लेकिन अपने कल्चर से कंप्रोमाइज भी नहीं करता है। यही इसकी खूबसूरती है। तो वैसा अग्रणी सोच वाला जगह, समाज निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। आजादी के बाद लंबे समय तक देश के बाकी राज्यों की क्या स्थिति है, और इस जगह जहां समाज पूरे अंग्रेज जब आए तो उनको बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर इसी बंगाल को उन्होंने माना, और यहीं से उन्होंने व्यवसाय के सारे केंद्र खोले और बाद में पूरे देश को अपना बनाया। आज उसी बंगाल में हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए। मेरी ये बातें परिस्थिति के सामने रखकर है। 6,800 फैक्ट्रियां बंद हुई। हो सकता है मेरे आपके जीवन में इसका असर अभी नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर पड़ोस में माहौल खराब होगा तो मेरा घर भी बहुत देर शांत नहीं रहेगा। ये हमेशा मानना चाहिए। मेरे देश के अंदर अगर बेचैनी है, हो सकता है उसकी आंच अभी मेरे घर तक न पहुंची हो, पर यह भी मान के चलिएगा कि पड़ोसी दुखी है, समाज परेशान है, तो बहुत देर आप भी शांति या सुख भाव से नहीं रह पाइएगा। जिस बंगाल ने इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी पुरुष दिए, महापुरुष दिए, जिनके वक्तव्य से पूरे देश में ऊर्जा का संचार आ गया। विवेकानंद जी, किसका नाम ले, मतलब एक एक नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर ठाकुर से लेकर किनका किनका नाम है, मतलब वो नाम लेंगे तो मेरे पास नाम लेने में मैं थक जाऊंगा, लेकिन नाम की कमी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ये सोचना जरूर चाहिए कि क्या पिछले 20 वर्षों में ऐसे लोग और कितना निकले, पिछले 40 वर्षों में ऐसे लोग और कितना निकले। जहां फुटबॉल को केंद्र मानते थे, पूरे देश के हमारे बंगाल के खिलाड़ी के कारण झारखंड में फुटबॉल, बिहार में फुटबॉल पहुंच गया। खेल का केंद्र होता था, जो क्लब हाउस हमारी संस्कृति, स्पोर्ट्स, हमारे कला का केंद्र था, क्या आज वही वो उसी स्वरूप में है? अगर उसी स्वरूप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लब हाउस का जब आप लोगों ने निर्माण किया हुआ, ये जो सोच के साथ लाया होगा, क्या उसी सोच के साथ अगर आज वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या पिछले 40 वर्षों में कितने कमी निकले? मैं यहाँ के पेंटर से मिला। पेंटर की यहाँ एक अलग कम्युनिटी है पूरी। उन लोगों के साथ जब हमारी टीम के लोग मिले और हमको बताए तो हम आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कला अपने आप में पुरानी, लेकिन उनको आज कुछ नहीं, उनके पास फोरम नहीं है। पुराने पुराने कलाकार सब हैं। आज बिहार का मिथिला आर्ट, कोई ऐसा नहीं कि चीज मिथिला को प्रोटेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया, तो आज मिथिला आर्ट पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया। हमारे मिथिला के लोग जो काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसकी नक्काशी जो है, आज उसका भाव इंटरनेशनल मार्केट में है। और यहाँ के पेंटर जो अपने आप में अलग स्थान रखते थे,
आज वो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए परेशान है। तो मैंने आपके सामने कुछ परिस्थिति रखी है, आपके अपने प्राइड है, लेकिन वो प्राइड कल्चर का है। और तो वो कल्चर, वो कला, वो स्पोर्ट्स जिसके लिए हम सब कोई बंगाल की तरफ देखते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल से आज वो आवाज, वो छवि, वो कंपन, वो सफलताएं नहीं दिखती हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। मेरा ये मानना है, निर्णय आपका है, पर परिस्थितियों का आकलन भी आप ही को करना है। और पूरे देश में वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। हम अपने लोगों की चिंता जरूर करेंगे, लेकिन अब बाहर के लोगों की चिंता में हम सबसे बड़े समाज सुधारक बन जाए और मेरा अपना ही समाज रोटी के निवाले के लिए परेशान हो, ये उचित नहीं है। हम देश के प्रति उत्तरदायित्व, देश के 140 करोड़ जनता के लिए जवाबदेह है। केवल वोट बैंक को बनाने के लिए हम सबको जोड़ते चले। क्या हो रहा है बाकी देशों में, उसको एक बार झांक के देखिए। वहां हमारी परिस्थिति क्या है, एक बार वहां आकलन करके देखिए। अगर वहां पर अपने लोगों की परिस्थिति इतनी बुरी है, तो मैं वैसे व्यवहार और वैसे संस्कार करना हूं ना, आप हैं वैसे, लेकिन कम से कम अपने लोगों को सुरक्षित रखने का काम तो आपको करना ही होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इतिहास को कभी न कभी वर्तमान को परीक्षा देना पड़ता है, तभी उसका भी इतिहास सुनहरा होता है। पुराना इतिहास तो इतना सुनहरा है, लेकिन जब आपका इतिहास आएगा, आपके जो फ्यूचर के लोग आएंगे, वो इस कालखंड के भी लोगों को इतिहास उतना ही सुनहरा देखना चाहेंगे। उस कालखंड में आने वाली पीढ़ी या हमारे अगला जनरेशन हमसे जब सवाल पूछेगा कि आपने उस समय ऐसे निर्णय लिए, उन निर्णयों के कारण आज हम इस परिस्थिति में हैं, तो अपने बेटा, अपने दामाद, अपने पोता, अपने पोती को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने कई चीजें आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है मेरे संवाद से आप तक पहुंचा होगा। और आज के दिन मैं तो सबसे पहले जिस कैश इंसाइक्लोपीडिया को मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और समाज मिलकर चले, अभी एक बैठक हमारे यहाँ हुई थी, तो मैंने समाज के लोगों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे सम्मान में के दृष्टि से रखा, तो मैं तो बोला कि मैं प्रणाम करने आऊँगा। फिर भी उन्होंने माइक का सिस्टम वहाँ रखा था। मैंने कहा कि समाज केवल मिल के चले। हम लोग को लोग हमेशा कहते हैं कि हम मिल के नहीं चल पाते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने के कारण हम सुझाव दे देते हैं, खुद उस पर लागू नहीं करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ हम पर वो भी जवाबदेही है कि जिन चीज़ों को हम सही मानते हैं, उस सही रास्ते पे हमको भी चलना होगा। नहीं तो हम केवल दूसरों को सुझाव देकर खुद के साथ बेईमानी करना पड़ता। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सबको अपने आप को, क्योंकि हम जानकारी में आप हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम सब जानकार हैं, लेकिन हम अपनी जानकारी दूसरों तक क्यों देते हैं। उन जानकारियों को अपने लिए भी यूज करना है और समाज को मिल के चलना है। और मैं राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन मेरे थोड़ा अपना काम करने का मुझे भाषण कला से ज़्यादा संवाद समझ में आता है। तो मैं आज संवाद ही करके आपसे कुछ बातें रखा, जो मेरे पिछले 15 सालों 16 सालों के राजनीति में जो कुछ चीज़ें जो मुझे छुई हैं, जिससे मेरे अंदर राजनीति के प्रति एक अलग भाव आया है, मैंने उन चीज़ों को आपके बीच में रखा है। और हम हमेशा मानते हैं कि हम उस पार्टी से हैं जहाँ नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं। इसलिए
हम आपसे भी यही कहेंगे, आपका निर्णय देश हित में हो, आपका निर्णय इस देश के विषयों को लेके हो, और जो भी आपका निर्णय होगा उचित निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। সম্মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি আমাদের আত্মীয় স্বরূপ শ্রী নীতিন নবীনজি, তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তার অত্যন্ত বিজি শিডিউলের মধ্যেও এই সময় বার করেছে। গতকাল যখন আমাদের এই কার্যক্রমের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কার্যক্রম করা, সেই সময় থেকে নিরলস যারা খেটেছেন তাদেরকেও সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা এসেছেন